गुड मॉर्निंग। हम आए हैं क्लास 9th की फिजिक्स लेके। क्लास 9th वो चीज़ है ना जब आपकी लाइफ की जर्नी शुरू होती है। अब भी क्लास 8 तक बहुत बचपना था, आपकी हैबिट हो गई है आंसर क्वेश्चन पढ़े उसका आंसर याद किए, वो क्यों हो रहा है उससे बहुत आपको मतलब नहीं है। अब हम इन चीज़ों से ना थोड़ा पार पाएंगे। अब वो चीज़ें हम पढ़ेंगे कि ये आ कैसे रहा है, नए नए टर्म सीखेंगे। अगर आप नए नए टर्म सीख रहे हैं तो फिजिक्स बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है। फिजिक्स वो सब्जेक्ट है जो आप फील कर सकते हैं। आपको याद करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जहाँ आपको याद करना है, लेकिन अगर टर्म आप समझ के चल रहे हैं ना, बहुत मज़ा आएगा। तो अगर आपको फिजिक्स से डर लगता है, अगर आपको लग रहा है कि फिजिक्स हमसे नहीं हो पाएगी, अगर आपको लग रहा है कि ये हमारा सितंबर बीत गया, अक्टूबर शुरू हो गया, हमारा 9th बर्बाद हो गया, तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। जल्दी से हमारे ऐप पे आइए, हमारा ये कोर्स पे आइए 9th क्लास का, और 9th क्लास का एक कोर्स वहाँ आपको दिख जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए और मात्र 399 रुपये में आप कोर्स को सब्सक्रिप्शन लीजिए और फिजिक्स का आनंद उठाइए। चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स एक पहले चैप्टर के साथ जो है मोशन। तो सब लोग पेन कापी निकाल लीजिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए रेडी हो जाइए और स्टार्ट करते हैं एक बहुत प्यारा सा चैप्टर, मोशन। हिंदी में ना इसको गति कहते हैं, गति। मोशन का मतलब होता है गति। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रही है टाइम के साथ लगातार, तो हम ये कहेंगे कि वह मोशन में है। तो आज के बाद ये शब्द जब भी मिलेगा ना मोशन, तो इसका एक ही मतलब है कि ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। कैसे कर रही है, किस भाव में कर रही है, किस तरह कर रही है, वो बात की बात है, वो मुद्दा नहीं है। कर रही है क्या, पोजीशन में चेंज। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपने पोजीशन में चेंज कर रही है तो कहते हैं ऑब्जेक्ट मोशन में है, वस्तु गतिमान है। ठीक है, मैं लिखता हूं इफ एनी ऑब्जेक्ट, मेरे साथ आप लोग लिखिए, इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स पोजीशन with time, then object is said to be in motion। अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदल रही है तो कहते हैं कि वह गति में है, वह मोशन में है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप फिजिक्स एंजॉय करने लगे हैं, अच्छा लग रहा होगा। ये बहुत पहला टर्म है जो हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मोशन 9th क्लास के हिसाब से। अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो कहते हैं कि वह गति में है, वह मोशन में है। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप कंसंट्रेट हों, हम आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका घर है, हम मान लेते हैं कि ये मार्केट है। मार्केट छोड़िए, क्यों जाएंगे मार्केट। मान लेते हैं कि आपकी स्कूल है। समझेंगे, 10 मिनट कंसंट्रेट होएंगे, आपको बड़ा आनंद प्राप्त होगा, आप मज़ा पा जाएंगे फिजिक्स पढ़ने का, एक थोड़ा सा फील मिलेगा आपको।
आपके घर से आपके स्कूल तक का रास्ता मैं खींच रहा हूं। हो सकता है कि आपके घर से आपके स्कूल जाने का जो रास्ता है वो ये हो सकता है कि आपके घर से आपके स्कूल का रास्ता ये हो। इसी तरह पता नहीं कितने रास्ते संभव हैं आपसे घर से आपके स्कूल तक। समझ रहे हैं? फिर से, आपका घर और आपके स्कूल हमने यहां ड्रा किया है और हम दो संभावित रास्ते खींचे हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि इस दुनिया में सिर्फ दो ही रास्ते पॉसिबल हैं आपके घर से आपके स्कूल तक। अनगिनत रास्ते हो सकते हैं, उनमें से दो हमने खींच दिया है। ठीक है, खींच दिया। क्या इन दोनों रास्तों की लंबाई बराबर होगी? बोले, क्या इन दोनों रास्तों की लंबाई बराबर होगी? हो सकती है, जरूरी नहीं है। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इन दोनों रास्तों की लंबाई हमेशा बराबर रहे। सौभाग्यवश बराबर हो सकती है। हम मान लिए हैं कि ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं, तो 99% संभावना यही है कि दोनों रास्तों की लंबाई अलग अलग होगी। आपकी ज़िंदगी में एक नया टर्म पहले आया भी था तो इस तरह डिफाइन नहीं हुआ था, डिस्टेंस। जिस भी रास्ते से आप जा रहे हैं, आपका मन आप इस रास्ते से जाएं, इस रास्ते से जाएं, रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2, इस तरह और पता नहीं कितने रास्ते हैं जो हमने बनाया नहीं है। आपका मन आप किस रास्ते से जा रहे हैं, आप जिस भी रास्ते से जा रहे हैं, उस रास्ते की टोटल लंबाई आप नाप लें, वही डिस्टेंस है। किसी भी रास्ते का, किसी भी पाथ का लेंथ आप अगर मेजर कर पाएं, वह लेंथ का मेजरमेंट डिस्टेंस है। एक नया टर्म आपकी लाइफ में डिस्टेंस आ रहा है, द लेंथ ऑफ पाथ। कौन सा पाथ? जौने से जाएंगे। ठीक है, मैं दो टर्म यहां डिफाइन करता हूं। यहां तो जगह कम बची है, मैं थोड़ा सा इसको अरेंज करता हूं तो शायद नहीं, नेक्स्ट पेज तो नहीं कर रहे हैं हम, इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके छोटा कर दे रहे हैं और साइड में लगा दे रहे हैं, जिससे कि हम आपको दो टर्म बता पाएँ। ये हम इसको यहाँ पे लगा दिए हैं, इसको आप आराम से यहाँ देख सकते हैं। चलें, उस बेस पे हम दो टर्म आपके लाइफ में ले आ रहे हैं। अभी हमने पहला टर्म आपके लाइफ में ले आया है, डिस्टेंस। अभी हमने पता कि नहीं भी, आप ये ना याद कर लें घर से स्कूल, किसी भी दो पर्टिकुलर लोकेशन, किन्हीं भी दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच अनगिनत रास्ता अगर संभव है तो अनगिनत लेंथ भी संभव है। हर एक रास्ते की अपनी अलग लंबाई पॉसिबल है और हर एक रास्ते की लंबाई नाप लेने के बाद एवरी पर्टिकुलर लेंथ जो आप नाप रहे हैं वो उस पर्टिकुलर रास्ते की डिस्टेंस है। सिंपली हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ इज डिस्टेंस। मोशन बहुत तरह की होती हैं, वो हमने डिस्कस नहीं किया जानबूझ के, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। हम कितनी प्रकार की मोशन है उचित समय आने पे जान लेंगे, उसको अभी हम जान के कुछ कर भी नहीं पाएंगे। है क्या मोशन, और मोशन करने के लिए जिम्मेदार दो टर्म हैं जो हम सीख रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है आप कहीं और पढ़े हों और आपको ये लग रहा है कि मोशन के तरह तरह के प्रकार हम पढ़ लिए थे, नहीं, ज़रूरत नहीं है उसकी। अभी हर चीज़ का एक उचित समय होता है, उचित समय आने पे हम आपको हर तरह की मोशन सिखा लेंगे। फिलहाल मोशन है क्या और मोशन करने के लिए जिम्मेदार कौन कौन है वो हम सीख रहे हैं। मोशन है क्या? चेंज इन लेंथ, पोजीशन।
अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो मोशन में है, और अगर पोजीशन चेंज कर रहा है तो डेफिनेटली रास्ता है, और उस रास्ते की लंबाई जिस रास्ते से होके वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो रास्ते की लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं। आप ये बताइए, क्या दो पर्टिकुलर प्लेस के बीच में एक ही डिस्टेंस हो सकता है? अभी हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे रास्ते उपस्थित हैं, और बहुत सारे रास्ते उपस्थित हैं तो बहुत सारे डिस्टेंस उपस्थित हैं, क्योंकि रास्ते की लंबाई है तो डिस्टेंस है। तो जिस रास्ते से गए उसी को नाप लिए, उसका डिस्टेंस। तो हर एक रास्ते का डिस्टेंस अलग है। हम कह सकते हैं देयर कैन बी more than one distance between two points। दो पॉइंट्स के बीच there can be more than one distance between two points। दो पॉइंट्स के बीच एक से ज़्यादा डिस्टेंस हो सकते हैं। कितने? जितने रास्ते होंगे, हर रास्ते की लंबाई नाप लेंगे, उसको हम क्या कह देंगे? डिस्टेंस। चलिए, इन दो पॉइंट्स के अलावा हम एक तीसरे पॉइंट पे आते हैं, किसी और नई बात करते हैं। तीसरे पे नहीं, दोबारा पहले पे लौटेंगे। कितने भी ज़मीन में रास्ते उपलब्ध हो जाएं, कितने भी रास्ते हो जाएं, पर एक संभावित रास्ता हमेशा बचता है। क्या? कि एक बिल्कुल सीधी लाइन खींच दिया जाए, एक बिल्कुल सीधी लाइन खींच दिया जाए, व्हाट हैपन? इस लाइन को देखिए, घर और स्कूल के बीच कितने भी रास्ते उपलब्ध हो जाएं, पर एक संभावना ये बनती है कि एक रास्ता ये भी हो सकता है। आप कहेंगे बीच में नदी आ गई, हवा में चले जाइए, हवाई रास्ता तय कर लीजिए, पर एक संभावना ये है कि घर से स्कूल के बीच बोले तो किसी भी पर्टिकुलर दो पॉइंट के बीच एक ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि इस पॉइंट और उस पॉइंट के बीच एक सीधी लाइन खींच दीजिए, इससे छोटा रास्ता संभव नहीं है। अब जा पाएं ना जा पाएं वो बात की बात है, पर संभव है। अगर सबसे छोटा रास्ता संभव है तो वो ये है, इससे छोटा रास्ता संभव नहीं है। ये किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच जो सबसे छोटा पॉसिबल रास्ता है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। नया टर्म आपकी लाइफ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। और ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। एडिटिंग करने वाला आधे घंटे बाद। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is called displacement। ठीक है, दूसरा, क्या दो पॉइंट्स के बीच और छोटे रास्ते पॉसिबल है? यार सबसे छोटा हम जब कह दिए ना, सुपरलेटिव डिग्री का यूज जब हमने कर दिया ना, इसका मतलब एक ही पॉसिबल है। अब आप अभी सोच के देखिए कि तीन आदमी खड़े हैं, है ना, तीन लोग खड़े हैं, सुंदर सुंदर से तीन लड़कियां खड़ी हैं, और हमने कह दिया कि बताओ इनमें से सबसे छोटी कौन है। आप क्या कहेंगे? ये भी छोटी है, ये भी। ये कौन सी बात हुई यार? हम जब ये पूछ ले कि सबसे छोटी कौन सी है तो आप किसी एक को बताओगे ये सबसे छोटी है। इसी तरह एक ही पॉसिबल है, सुपरलेटिव डिग्री एक ही पॉसिबल है। तो जो शॉर्टेस्ट शब्द यूज हमने कर लिया ना,
ये खुद अपने आप में कह रहा है कि सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। देयर कैन बी ओनली वन डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। मैं कुछ और लिखने का प्रयास करता हूं, ये आपको यहां समझ में आ रहा है। रास्ते तो बहुत हो सकते हैं और उसी सबकी लंबाइयां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सबसे छोटा रास्ता जो है ना, वो चाहे हवाई वाला हो, चाहे पॉसिबल हो सड़क पे, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ आते हैं, मैं उस चित्र पे आता हूँ। ये आपका घर था, ये आपकी स्कूल थी, ये वाला सबसे छोटा रास्ता था। हमने एक रास्ता ये लिया था, एक रास्ता ये लिया था। दो पॉइंट हमने लिख लिए थे। किसी भी रास्ते की टोटल लंबाई को हम डिस्टेंस कहते हैं। सबसे छोटे जो रास्ते के, सबसे छोटा रास्ता जो उपलब्ध है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन एक ही सबसे छोटा रास्ता पॉसिबल है, मतलब एक ही डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। ठीक है, हम थोड़े से और डिस्प्लेसमेंट्स पे चलते हैं, और डिफरेंसेस पे चलते हैं कि और क्या क्या डिफरेंस पॉसिबल है। हमने यहाँ पे डिस्टेंस लिखा था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा था। आप खुद बताइए, तीन रास्ते हमने बनाए हैं, इससे छोटा पॉसिबल नहीं है। बहुत करेगा एक आदमी इसी रास्ते से चला गया, बहुत हुआ तो ऐसे ही है, सबसे छोटे रास्ते से वो चला गया। अगर वो उसी रास्ते से चला गया जो सबसे छोटा उपलब्ध रास्ता है, तो वही डिस्टेंस भी है और वही डिस्प्लेसमेंट भी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस या की बड़ी होगी, अब बहुत हुआ अगर इसी रास्ते से चला गया तो बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब तो वही हुआ ना, जिस रास्ते से गया नाप लिया। अगर इसी रास्ते से गया तो इसी को नाप लिया, तो डिस्टेंस भी यही हो गई, और डिस्प्लेसमेंट तो ये होनी ही थी, सबसे छोटी थी, तो है ना। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, इट इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये तीसरा पॉइंट है। और यह उल्टा कह देंगे, इट इज लेसर और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ये आप याद रखेंगे। ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और ये हम कह सकते हैं कि सब कुछ हो सकता है। हम आगे समझेंगे कि ये कैसे हो सकता है। सब संभव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी संभव है, नेगेटिव भी संभव है, और जीरो भी संभव है, जबकि डिस्टेंस पॉसिबल। अच्छा, मान लीजिए कि आज से पूछ लिया गया कि आपके घर से स्कूल कितना है। जीरो तो आप नहीं बोलोगे ना, आपके घर से आपका स्कूल कितना है, 0 किलोमीटर तो नहीं बोलोगे ना, 0 मीटर तो नहीं बोलोगे ना, कुछ तो चलोगे ना, 10 मीटर 20 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, आप ये भी नहीं कह सकते कि -2 किलोमीटर है, ये कौन सी बात हुई, नहीं कह सकते ना। आपके बेंच है, बेंच की लंबाई पूछा कितनी है, आप कह दिए -5 मीटर, ऐसे कौन सी बात है ये, निगेटिव तो नहीं हो सकता। लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती, टोटल लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो डिस्टेंस
रास्ते की लंबाई है और इसको हम नेगेटिव नहीं कह सकते, ठीक है। एक और चीज़ आप मेरी तरफ से याद रखेंगे, और ये है कि यह स्केलर है। स्केलर वो चीज़ होती है जिसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे 11th क्लास में जब पहुँचेंगे तो कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। तो डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। वेक्टर का मतलब ये है कि जिसके लिए हमको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम बिना डायरेक्शन के नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस। एक बार फिर से हम लेके आते हैं, मैं दोबारा एक एग्जांपल ऐड करता हूँ, फिर से सब कुछ समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि एक पॉइंट ये ए है, एक पॉइंट ये बी है, इसके बीच बहुत सारे रास्ते पॉसिबल हैं जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे कोई आदमी ऐसे ऐसे चल के यहाँ आ गया, कोई ऐसे चल के यहाँ आ गया, ये अलग अलग रास्ते हैं। कोई आदमी बढ़िया ऐसे चला गया, कोई आदमी और ऐसे ऐसे करता करता यहाँ चला गया। आप मान लीजिए ये रास्ता 1 है, रास्ता 2 है, ये रास्ता 3 है, ये रास्ता 4 है। हर 2 पॉइंट के बीच बहुत सारे रास्ते संभव हैं, और आप जिस रास्ते से जाएंगे उस रास्ते की अलग लंबाई होगी, और उस लंबाई को उस रास्ते की डिस्टेंस बोलते हैं। क्या हम ये कह दें कि ए और बी पॉइंट के बीच में 4 रास्ते हमने खींच दिए हैं? हाँ। तो क्या ए और बी के बीच में 4 रास्ते यहां दिख रहे हैं? हाँ। तो क्या ए और बी के बीच में 4 डिस्टेंस हैं? हाँ। तो क्या ए और बी के बीच में सिर्फ 4 डिस्टेंस पॉसिबल हैं? ना, और बहुत सारी पॉसिबल हैं, और एक तो हम खींचे ही नहीं जो बहुत जरूरी है। कौन सी? बोलो बोलो। ये वाली, जो ए और बी के बीच सीधा रास्ता होगा उसको तुम खींचे ही नहीं थे। आप याद रखें कि इन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच जो सबसे सीधा रास्ता होगा ना, वो सबसे छोटा रास्ता भी होगा, उससे छोटा हो नहीं सकता। और उसी सबसे छोटे रास्ते को हम क्या बोल के आए हैं? डिस्प्लेसमेंट। याद रखेंगे आज की बात, सबसे छोटे रास्ते को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और किसी भी रास्ते की टोटल लंबाई को डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। 2 टर्म हम आपको सिखा लिए हैं। डिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं, 2 रास्तों के बीच बहुत सारे डिस्टेंस हो सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा रास्ता एक ही हो सकता है, इसलिए 2 पॉइंट के बीच सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। आगे हम समझेंगे ये कैसे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम आगे समझेंगे, ठीक है। और लास्ट में एक पॉइंट हम आपको याद करने के लिए बोले हैं कि डिस्टेंस स्केलर है। स्केलर का मतलब ये है कि डिस्टेंस के लिए ज़रूरत नहीं है डायरेक्शन की, और वेक्टर के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत है। इसको बहुत समझने का 9th क्लास में हम प्रयास नहीं करेंगे, उचित समय आने पे आप सब कुछ समझ जाएंगे। एक बढ़िया एग्जाम्पल मैं उठाने का प्रयास करता हूँ, उसको आप बड़े ध्यान से समझें। मान लेते हैं कि एक आदमी पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया। मान लेते हैं कि ये 8 मीटर गया और इसके बाद ये 10 मीटर गया। समझें, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक एक आदमी गया और इस रास्ते से गया। क्या ए और बी के बीच सिर्फ यही रास्ता है संभव? नहीं, बहुत सारे रास्ते हैं, उसकी मर्जी कहीं और से जा सकता था, पर आपके क्वेश्चन में दिया है कि वो इसी रास्ते से गया। ठीक है, गया। हम आपसे ये पूछते हैं, बहुत ध्यान से सीखिएगा ऐसे कॉन्सेप्ट हम कैसे हैंडल करेंगे। हम आपसे पूछते हैं फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बोलो। हम अभी अभी पढ़ के आए हैं कि जिस भी रास्ते से गया है उसकी टोटल लंबाई आपको नाप लेनी है, और जो नाप के मिलेगा उसे कहेंगे डिस्टेंस। तो अगर आप सॉल्व कर रहे हैं और डी लिख रहे हैं, डिस्टेंस को आज के बाद हम डी से लिखेंगे, तो कितना गया? पहले 8 मीटर गया, फिर 10 मीटर गया, सॉरी इसको हम 6 लिख देते हैं तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप रटने नहीं कि ये 10 है कि 6 है, बस सिर्फ आपके कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए हम इसको 6 लिख देते हैं। तो पहले 8 गया फिर 6 गया, तो ये कितना मिला? 14 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस को तो आपको सीधा सीधा जोड़ ही देना है, जहाँ जहाँ जैसे जैसे गया उसको नापते चले जाएं और जोड़ दें। डिस्टेंस का मतलब ही टोटल लंबाई। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। अभी अभी कुछ देर पहले हमने आपसे कहा कि डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज़ आपको ध्यान देना है, कहाँ था और कहाँ है।
के बीच एक सीधी लाइन खींच दें। चलें ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। यहां था, यहां है के बीच एक सीधी लाइन खींच दिया। ठीक है, खींच दिया। ये डिस्प्लेसमेंट है। आज के बाद हम डिस्प्लेसमेंट को x या s से डिनोट करेंगे। किससे? x या s से। ये चीज 8 था, ये चीज 6 था। क्या पाइथागोरस थ्योरम से हम x निकाल सकते हैं? बेशक निकाल सकते हैं। x इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का अंडर रूट। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 64 प्लस 36, अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो मिलेगा अंडर रूट 100, जो कि मिल रहा है 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना मिला है? 10 मीटर। आपको ये मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो हमको इसका डायरेक्शन बताना चाहिए। नहीं बताएंगे। 11th क्लास में आएंगे, हम अच्छे से वेक्टर पढ़ेंगे, तब अच्छे से सीखेंगे कैसे हम डायरेक्शन हैंडल करते हैं। पर एक चीज़ ज़रूर सिद्ध हुई है यहाँ से कि डिस्टेंस 14 आई है और डिस्प्लेसमेंट 10 आया है। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से छोटा मिल रहा है। सिर्फ एक केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बराबरी करेगा, अगर वो एक ही रास्ते से जा रहा है तो। जैसे अगर एक आदमी ए पॉइंट यहाँ है और बी पॉइंट यहाँ है, हम आपसे कह दिए कि ए और बी, सॉरी कहाँ बन गया, हम आपसे कह दिए कि ये आदमी ऐसे गया और ये है 20 मीटर। अब मजबूरी ये है कि अगर आप डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं, अगर आप डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं तो आपको टोटल लंबाई चाहिए जो यही है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालने जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको एक सीधी लाइन खींचनी पड़ेगी 2 पॉइंट के लिए, वो भी यही है, तो वो भी यही है। एक क्वेश्चन हमारी तरफ से, अगर हम आपसे पूछे कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या कभी बराबर हो सकते हैं, आप कहेंगे हाँ हो सकते हैं। तो कब हो सकते हैं? कब हो सकते हैं? जब एक सीधी लाइन में एक आदमी कोई भी बॉडी मोशन करे। एक पॉइंट हम लिख लेंगे इसके लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ एनी बॉडी मूव्स इन वन डायरेक्शन, कभी भी वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है, बड़े ध्यान से वन डायरेक्शन को डबल इन्वर्टर में रखेंगे, देन इस प्रकार के मोशन को वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। बल्कि वन डायरेक्शनल मोशन बोल दें इसको। इस प्रकार के मोशन को वन डायरेक्शनल मोशन कहते हैं। एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट के। कब? कब? वन डायरेक्शनल हो तब। दुनिया में एक ही ऐसा केस बनेगा जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। कब? जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा तब। कब? जब वन डायरेक्शनल मोशन होगा। एक क्वेश्चन और हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए एक आदमी ऐसे गया। चलिए मैं इसको थोड़ा और अच्छे से ड्रा करता हूं। व्हाट हैपन? ठीक है, इसको देखिए ध्यान से। एक आदमी यहां से शुरू हुआ, यहां तक गया और इस रास्ते से गया। मैं आपको यह बता रहा हूं कि इस आर्क का जो रेडियस है वो 7 मीटर है। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्योंकि अब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो डिस्टेंस के लिए हमको कितना चाहिए, टोटल लंबाई चाहिए रास्ते की। तो अब लंबाई कैसे नापें, क्योंकि रास्ता तो ऐसे था, इसकी लंबाई कैसे नापें, रास्ता तो ऐसे जिससे गया था उसकी लंबाई चाहिए। आपके मन में तुरंत आया, अच्छा ये तो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस पाई आर। तो जो डिस्टेंस निकलेगी वो कहाँ से निकलेगी, पाई इंटू रेडियस से। 22/7, वो 7 कटने का ही जुगाड़ दिया गया था, और 22 मीटर की यहाँ आपको डिस्टेंस मिल गई है। अगर आपको डिस्टेंस चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये तो आपकी डिस्टेंस हो गई। ध्यान देंगे, हमारा एक ही शब्द बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिस्टेंस मतलब रास्ते की टोटल लंबाई। जैसे निकाल सकते हो निकालिए, आप बहुत पढ़े हैं ज्योमेट्री वगैरह, 8th क्लास तक ये सब पढ़ के आए हैं। जैसे निकाल सकते हैं निकालिए, बस रास्ते की लंबाई जोड़ लीजिए। और डिस्प्लेसमेंट के लिए और आसान है, कहाँ था कहाँ है, ध्यान से, कहाँ था कहाँ है के बीच एक सीधी लाइन। ये सीधी तो नहीं है, पर मान लीजिए कि ये सीधी है। ठीक है, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। कहाँ था कहाँ है के बीच एक सीधी लाइन। अब क्योंकि ये आधे से इधर 7 था, तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो जो x मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट जिसे हम कह रहे हैं, वो 7 + 7 मिला के कितना मिल गया, 14 मीटर। डिस्टेंस के लिए आपको टोटल लंबाई नाप देनी है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए शब्द कहाँ था कहाँ है सीधी लाइन नाप लें उसको। अच्छा, अगर आप इसको देखें, एक आदमी एक सर्कल पे चल रहा है, ठीक है, सर्कल पे मान लीजिए कि ये सर्कल है, मान कह लीजिए है ही, और ये इसकी रेडियस है, ये इसका सेंटर है। मान लेते हैं कि रेडियस इसकी 7 मीटर है, मान लिए, और हम आपसे ये कहते हैं कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर 1 कंप्लीट राउंड। मान लेते हैं कि एक राउंड है, एक आदमी है जो इसी सर्कल पे चल रहा है, हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक राउंड के लिए। अच्छा, आप खुद सोचिए, आप सॉल्व करते समय सोचिए कि जब आप डिस्टेंस निकालते जाते हैं तो डिस्टेंस के लिए आपके मन में होता है टोटल लंबाई। तो एक चक्कर में टोटल लंबाई कितना, 2πr, इस सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो जब डिस्टेंस आप निकालने जाएंगे तो कैसे निकलेगा, 2πr। जैसे पिछले क्वेश्चन में सेमी सर्कल का था तो πr से, पूरा सर्कल है 2πr से, तो 22/7 और ये रेडियस कितना 7 मिला के 44 मीटर का टोटल डिस्टेंस आ गया। अच्छा, अब आप सोचिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचिए। डिस्प्लेसमेंट क्या कैसे करते हैं, कहाँ था कहाँ है। अब आप ये सोचिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के कि अगर किसी को पूरा राउंड कंप्लीट करना है तो जहां था वहीं जब तक ना पहुंच जाएगा तब तक वो कंप्लीट राउंड पूरा ही नहीं होगा। मतलब इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो गई। हम लाइनियां कहाँ खींचें, डिस्प्लेसमेंट के लिए तो लाइन खींच रहे थे ना, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच एक लाइन खींच रहे थे, उसको नाप रहे थे। यहां कहां खींच दे, जब पॉइंट एक के ऊपर आ गए, इनिशियल फाइनल सेम हो गए, इसको कहते हैं जीरो डिस्प्लेसमेंट। यहां इनिशियल और यहीं फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट कितना मिला, 0। आप लिख लें, इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज सेम, इफ initial and final position is same, then displacement is 0।
अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। तो आज हमने जो डिस्कस किया वो ये किया कि मोशन होता क्या है। मोशन के लिए दो बड़े इंपॉर्टेंट शब्द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का विभेद हमने किया। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो रास्ते की टोटल लंबाई चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कहाँ था कहाँ है के बीच एक सीधी लाइन खींच के उसका लंबाई आप कैलकुलेट कर लीजिए। हमने 3 एग्जाम्पल दिए आपको ये समझाने के लिए कि डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल फाइनल के बीच सीधी लाइन खींचते कैसे हैं। अगर आप आज के लेक्चर को अच्छे से समझ पाते हैं तो आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, फिजिक्स आपसे बनेगी। आज से 10 लेक्चर और 10 वीडियो और अगले जो आएंगे, अगर आप हमारे साथ हमारे पढ़ाए गए चीज़ों को याद कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाता है, आप बहुत बढ़िया एंजॉय करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहें, लोगों को बताते भी रहें, फिजिक्स को एंजॉय करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।